हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एस्केप पॉइंट में। हम खान सर का जो बिहार एसएससी का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसको कवर कर रहे थे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नागार की खोज किसने की थी? तो विशाल स्नागार की खोज किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किए थे। तो जॉन मार्शल ने इसकी खोज किए थे। और सिंधु ये कहाँ पर है स्नागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। दयाराम साहनी ने किसकी खोज किया है? तो हड़प्पा की खोज किए हैं 1921 में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। यगदत्त शर्मा किसकी खोज किए हैं? तो यगदत्त शर्मा आलमगीरपुर की खोज किए हैं 1958 ईस्वी में। और आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? पहले कौन सी नदी पर स्थित है? तो हिडन नदी पर स्थित है। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज किए हैं जो 1958 में किए हैं। और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो अजातशत्रु के कार्यकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है? तो कौन सी बौद्ध संगति है? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे। और कहाँ पर हुआ था प्रथम बौद्ध संगति? तो राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्षता किसने किया था? द्वितीय बौद्ध संगति तो साबक मीर ने किए थे। और किसकी अध्यक्षता उस वक्त का शासन कौन था? तो कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। और मोगलीपुत्र तीस इसकी अध्यक्षता किए थे। और उस वक्त शासक कौन था? तो अशोक शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में कौन शासक था? तो कनिष्क था। कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किए थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? तो हड़प की नीति किस रियासत पर लागू की गई थी सर्वप्रथम? तो सबसे पहले हड़प की नीति किसने लाया था? तो हड़प की नीति डलहौजी ने लाया था। अभी सबसे पहले किसको सर्वप्रथम रियासत को लागू किया गया? तो सतारा पर सबसे पहले लागू किया गया। सतारा को कब हड़पा गया था? तो 1848 ईस्वी में किया गया था। जौनपुर को 1849 में, झांसी 1853 में। और अवध एकमात्र ऐसा रियासत था जिसको कुशासन के आरोप पर इसको हड़पा गया था। तो कब इसको हड़पा गया? कुशासन का आरोप लगाकर तो 1856 में इसको हड़पा गया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो केसरी किसका समाचार पत्र था? तो लोकमान्य तिलक का था। लोकमान्य तिलक का ये केसरी किस भाषा में था? तो ये मराठी भाषा में था। और लोकमान्य तिलक का एक अन्य अखबार मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में। और मराठा अखबार का प्रकाशन किस में है? तो अंग्रेजी में है। अब कौन सा है? तो अब है गोविंद रानडे का कौन सा था? तो इंदु प्रकाश था 1861 में। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक थी? तो नेशनल हेराल्ड था। इनको अब लिखे थे तो 1938 में अंग्रेजी भाषा का था। चलिए, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? तो किस सम्मेलन में हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ है। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अधिवेशन में हुआ है। इसमें नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ है और इसे लखनऊ समझौता कहा जाता है।
अब इलाहाबाद अधिवेशन, तो इलाहाबाद अधिवेशन सबसे पहले कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था जॉर्ज यूले के द्वारा, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जो इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन किए थे। बेलगाम अधिवेशन, तो बेलगाम महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन है बेलगाम का, जो 1924 में हुआ है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो किसने किया था सती प्रथा का अंत? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किए थे। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का भारत में कार्यकाल कितना था? तो 1828 से लेकर 1853 तक था, और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से ये प्रतिबंध लगाए थे, और इन्होंने भारत में सामाजिक सुधार और शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार तथा सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास भी किए थे विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कितना है? तो लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल है 1813 से 1823 से। लॉर्ड हेस्टिंग के समय नेपाल का युद्ध हुआ था, 1814 से 1816 तक चला था, और नेपाल के युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो संगोली की संधि हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही पिंडारियों का दमन भी हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय का कार्यकाल कितना था? तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था, और इसके समय में कौन कौन ये कार्य किया था? तो इसके समय में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया था, और 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 में था इनका कार्यकाल, और ये भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो बाबा रामचंद्र ने किए हैं। बाबा रामचंद्र के ने, और ये फिजी द्वीप पे जाकर एक मजदूर की तरह कार्य भी किए हैं। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह 1917 में थे, और चंपारण सत्याग्रह 1917, खेरा सत्याग्रह 1918, और महात्मा गांधी का 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे, और फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी महात्मा गांधी ने किए थे। फिनिक्स आश्रम कब स्थापना किए थे? तो 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी किए थे, और टेक्सटाइल फॉर्म की स्थापना भी महात्मा गांधी ने किए थे। तो टेक्सटाइल फॉर्म कहाँ कब किए थे? तो 1910 में किए थे। जवाहरलाल नेहरू तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, और जवाहरलाल नेहरू ने किस चीज़ का एक नारा दिया था? तो आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है। और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कब किए थे? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किए थे। कौन सा अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में किए थे। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में किया गया है? तो 1868 ईस्वी में किया गया है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क था। नहीं सॉरी, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा था, और ये कब आया था? तो डी अल्मीडा 1505 में इसको बनाया गया था, और इसने कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी, और क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था कि हिंद महासागर को नियंत्रित करना डी अल्मीडा का मुख्य उद्देश्य था। अल्बुकर्क कौन था? तो अल्बुकर्क 1509 में भारत आया, और यह पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था, और अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत में आया था। नेक्स्ट देखते हैं।
वित्त आयोग। तो वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग कौन सा है? तो वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य भारतीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करना था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्रतिबंध न्यायपालिका, सी। प्रतिबंध न्यायपालिका संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में लिखित संविधान है। और भारत के संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया है। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा है। तो किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहे हैं। कौन से अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को कहे हैं। राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। और इसमें न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। और लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष का होता है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। तो भारत का राष्ट्रपति देश का एक प्रथम नागरिक होता है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 56 के ही अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 से लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है। कार्यपालिका कानून लागू करने का काम करती है, विधायिका कानून बनाने का काम करती है और न्यायपालिका कानून की रक्षा करने का काम करती है। भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पंचायती राज, ग्रामीण, स्थानीय और स्वशासन की प्रणाली होती है। कौन कौन सी होती है? तो पंचायती राज होती है, पंचायती राज, ग्रामीण और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन होता है। और इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया है? तो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया है? तो 2013 में लागू किया गया है। 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया। और इसका उद्देश्य होता है कि सस्ती दर में पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है?
तो राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है उसमें सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति दिखाई देती है? तो बैल और घोड़ा की आकृति दिखलाई देती है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन सा होता है? तो अशोक है। अशोक के स्तंभ के अनुकृत की है और इसमें इसको कहाँ पर रखे? तो सारनाथ में ये अशोक का चित्र है और इसमें 4 सिंह हैं और नीचे घंटे के आकार के पद के ऊपर एक चित्र वलरी में एक हाथी और घोड़ा और बैल है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। यदि पृथ्वी पर अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो किस पर लंबवत पड़ती? तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो पृथ्वी के अक्ष पर कितनी झुकी होती है? तो 23.5 डिग्री झुका होता है। और यदि पृथ्वी के अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरण केवल भूमध्य रेखा पर पड़ती। और जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता तो सूर्य की किरण कर्क रेखा पे पड़ती। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में स्थल में घोषित किया गया है। भारत का कौन सा देश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा देश है? तो केरल है। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे विशाल समुद्र प्रशांत महासागर है। यह अमेरिका और एशिया को अलग करता है। और इसके बाद सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? तो कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? तो कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है तो कैसी है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है? तो नक्सारी शहर है। तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नासिक, नांदेड़, निजामाबाद तथा राजमुंद्री नगर है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो किसका है मौजूद? तो ऑप्शन नंबर डी थोरियम का है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य है। तो लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार है। तो बिहार में सबसे अधिक लीची का उत्पादक माना जाता है। और बिहार में प्रसिद्ध कौन सी लीची पाई जाती है? तो बिहार में प्रसिद्ध शाही लीची पाई जाती है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। और बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो पटना स्थित है। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है तो कौन सा होता है? तो पार्श्विक अपरदन या भूरक्षणन होता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? तो दिल्ली का था। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। तो जीएसटी को कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। और भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।
और यह किस प्रकार का कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1957 ईस्वी में शुरू की गई थी। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसमें विभिन्न मानों की मुद्राएं किसी मानक एकक के सापेक्ष 10 गुनी और 10 मानसों में होती है। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो किसके समान होता है? तो आलाप के समान होता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बिरजू महाराज के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। तो बिरजू महाराज किसके थे? तो बिरजू महाराज एक कथक नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे और ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदानी घराने के एक अग्रणी नर्तक हैं। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आकीर्षिकी कहलाता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए। तो कौन सा नाम दिया गया है? तो प्रोटिस्टा नाम दिया गया है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है। तो सामान्य रूप से कहाँ पर होता है भोजन का पाचन? तो छोटी आंत में होता है। वैसे भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू होकर छोटी आंत में समाप्त हो जाता है और परंतु भोजन का मुख्य पाचन छोटी आंत में ही होता है। और जठर यानी पेट के अंदर हमारे केवल प्रोटीन का पाचन होता है और छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन का पाचन होता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। उभयचर में श्वसन की विधि होती है। तो उभयचर में श्वसन की विधि होती है तो कैसी होती है? तो मुख के होता है, त्वचा का भी और फुसफुस और यानी उपयुक्त सभी का होता है। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किए थे? तो 1900 ईस्वी में किए थे। और ये कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया के चिकित्सक थे। उन्होंने किस चीज़ खोज किया था? तो ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज किए थे। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य में मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अंग नहीं है? तो शुक्र वाहिका नहीं है। गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय ये तीनों ही अंग मादा के प्रजनन में पाए जाता है और शुक्र वाहिका का शुक्राणुओं के लिए बनी एक वाहिका है जो कि नर के प्रजनन तंत्र में पाया जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो किस प्रकार के? तो वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषण में कौन होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एवं एरोसोल होता है। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो किसकी खोज कब किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किए गए थे। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। तो जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट एक और अवर्णिक लवक है और ये एक रंगीनहीन लवक है। मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। तो क्या से समृद्ध होता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी समृद्ध होता है।
आहार श्रृंखला में मौजूद मेंढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा? तो मेंढक होगा। दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो दूध किस चीज़ से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और ग्लैक्टोमीटर से, तो ग्लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। एक वस्तु की सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है तो वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो वस्तु के 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो क्या होगी? तो देखते हैं। तो हमारा क्या दिया है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो v इक्वल टू यू प्लस AT होता है। और v हमारा क्या है? तो v हमारा अंतिम वेग दी है और u हमारा तो आरंभिक वेग है। तो u हमारा कितना दिया है? आरंभिक वेग तो 40 दिया है। और त्वरण एक्सेलरेशन a दिया है हमारा 4 और सेकंड 10 इंटू 10 तो 40 प्लस 4 10 जा 40 दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें निम्न में से किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो एनीमोमीटर का किया जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 4 गुनी होगी। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की पारस है। तो मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की पारस है तो कितना होता है? तो 20 से 20,000 हर्ज होता है। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। तो किस लिए पहनते हैं? तो समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए पहनते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश कणों में मिलकर क्या बनता है? तो प्रकाश के कणों में मिलकर क्या बनता है? तो कणिका बनता है। एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह को हो रहा हो तो सोलेनॉइड ये भीतरी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो क्या होगा? तो उसके सिरे के तरफ घटती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन, जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बाद क्या होगा? तो ऑक्सीजन होगा तो जलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा? तो बुझेगा। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। एक परमाणु एटम के नाभिकीय न्यूक्लियस में सम्मिलित है। तो नाभिकीय न्यूक्लियस में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस कौन सा नहीं है? तो क्लोरीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है लाइट है। सेंधा नमक और सेंध लाहौरी नमक या है लाइट सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का क्रिस्टल पत्थर जैसे रूप में से मिलने वाला खनिज पदार्थ है। गमेकिक्स, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो किस चीज़ का है यौगिक महत्वपूर्ण? तो क्लोरीन का। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो CaCO2 होता है।
मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस पर्यावरण का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस पर्यावरण का उदाहरण है? तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसी पतली परत के साथ आवरण करना है। तो कौन सा है? तो जस्ता का है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। तो ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन कैसा है? तो समवयव है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। तो संक्षेपण बहुलक का क्या उदाहरण होता है? तो टेरिलिन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो महाराष्ट्र के किस जिले में हो रहा है? तो ढाके में हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड अवार्ड्स ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो किस देश का है? तो सूरीनाम देश का है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक थे? तो किसके हैं? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाई जाती है? तो भील जनजाति मनाती है और यह मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कब हुआ, कहाँ पे हुआ है? तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो कितना अंतराल होता है अधिकतम? तो 6 माह का अंतराल होता है। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो भारत से मयूर सिंहासन किसने ले गया था? तो नादिर शाह ने ले गया था। नादिर शाह ने 1939 में भारत पर आक्रमण किए थे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया? तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को किया गया है। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मानसरोवर झील है। यह नदी 3 देश यानी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति का कार्यभार भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं।
प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो इब्न बतूता किस देश के थे? तो मोरक्को के थे। मोरक्को के थे। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो किस कार्यक्रम से पहले किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और यही मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 187 सदस्य हैं। और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ILO के वर्तमान महानिदेशक गाइड राइडर हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया? तो किसने किए हैं? तो होमी जहांगीर भाभा ने किए हैं। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो सांसद बनने की अनुमति नहीं है। किसी लोक सेवक का सांसद बनने की अनुमति नहीं है। राजीव गौबा वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं और कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और एक सांसद बनने के लिए उसे किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए तथा संविधान की 3री अनुसूची के तहत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किसी प्राधिकारी को सामने शपथ लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।